नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिवाना आईएएस एकेडमी चंबा के यूट्यूब चैनल में। हमारे सामने मैगजीन है, मंथली मैगजीन यूपीएससी एचपीएस के लिए, और इसको पब्लिश किया है एफटी प्लस ने। एंड एफटी प्लस की मैगजीन को हम स्टडी करते हैं एंड इसमें मेजरली इनका अगर आप फ्रंट पेज देखेंगे तो इसमें आईपीसीसी की जो 6 असेसमेंट रिपोर्ट है वो इन्होंने प्रॉपरली कवर की है, और साथ में इंडियाज मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर के ऊपर एक अच्छी रिपोर्ट पब्लिश की है। ज़्यादातर जो मुझे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा वो है यूपीआई 123 पे का, जिसके थ्रू फीचर फोन भी अब ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। राइजिंग ऑयल प्राइसेस एंड स्टैग्फ्लेशन, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो अब मैं करूँगा क्या, मैं पहले इकोनॉमिक्स के टॉपिक पकड़ूंगा। तो ये सेशन जो वीडियो का बनेगा वो होगा इकोनॉमिक, जो इसका कवरेज है उसके ऊपर। तो लेट्स सी इकोनॉमिक्स की जो एफटी प्लस की जनरल स्टडीज 3 दैट इज इकोनॉमिक्स के ऊपर हम कवरेज करेंगे। सेकेंडरी इकोनॉमी को हम फटाफट से यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे टॉपिक्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। पहली बात, एक एचएस और यूपीएससी एस्पिरेंट की नज़र से क्या यहाँ इंपॉर्टेंट है। पहली बात इंपॉर्टेंट ये कि जो इंडेक्स है ये इसको प्रोड्यूस किया है नीति आयोग ने। दैट इज वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसको नीति आयोग ने जो है पब्लिश किया है। एग्जाम ऐसे पूछते हैं आपसे कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 या कोई भी कभी का इंडेक्स किसने प्रोड्यूस किया, तो नीति आयोग ने प्रोड्यूस किया। एंड अगर हम थोड़ा और डिस्कस करें तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि जो महाराष्ट्र एंड कर्नाटका एंड तमिलनाडु है, इनके रैंक 2nd, 3rd और 4th है इस इंडेक्स के अंदर, और गुजरात ने टॉप किया है। तो एचएस जैसे एग्जाम में या पीसीएस जैसे एग्जाम के अंदर भी पूछ सकते हैं आपसे कि इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, इसको प्रिपेयर किसने किया, एंड सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसको टॉप किसने किया। नंबर 2 पे महाराष्ट्र, कर्नाटका और फिर ऐसे इनके रैंक। अब जानते हैं कि स्वाभाविक है कि एक्सपोर्ट करने की जहाँ तक बात आती है तो कई स्टेट्स के पास वैसे ही स्ट्रेटेजिकल अच्छी लोकेशंस हैं। गुजरात है या तमिलनाडु है, ये स्टेट्स के पास ऑलरेडी अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जो सी पोर्ट हैं ये इनके स्टेट्स से सटे हुए हैं, तो इनको थोड़ी प्लस पॉइंट है। बट आप देखेंगे कि हिमालयन मैंने अपर हिमालय जो माउंटेन वाला रीजन है उसमें उत्तराखंड ने टॉप किए। सो उत्तराखंड ने इसमें टॉप किया। नंबर 2 पे है हिमाचल प्रदेश। और कोस्टल एरिया जैसे जो समुद्र के एरिया है, इफ यू सी इंडियाज हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करें तो ये जो रीजन है यहाँ वाले, इनके पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी है, और ये कोस्टल एरिया कहते हैं उनको, जो समुद्र से टच करते हैं एरियाज। तो इसमें गुजरात ने बाजी मारी है, और महाराष्ट्र नंबर 2 पे, कर्नाटका नंबर 3 पे, तमिलनाडु जो है नंबर, और ऐसे। तो आपसे पूछे कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के अंदर हिमालयन स्टेट में रैंक किसका ऊपर है, तो ये है उत्तराखंड। नंबर 2 पे हिमाचल प्रदेश है। आगे बात करें इसके आगे, तो अब जो लैंड लॉक्ड है मैंने जिन स्टेट्स की बाउंड्री जो है वो लैंड बाउंड्री, जैसे हरियाणा है, हरियाणा के अगल बगल में सारे ही जो है वो जो स्टेट्स हैं लगी हुई हैं, मीन्स लैंड लॉक्ड है वो, विच मीन्स क्योंकि बाउंड्री समुद्र से टच नहीं होती है, वो लैंड लॉक्ड है। तो लैंड लॉक्ड की बात की जाए इसके अंदर तो हरियाणा ने इसमें टॉप किया है, और नंबर 2 पे है उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश, नंबर 4 पे पंजाब और तेलंगाना नंबर इस तरह से। तो यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि लैंडलॉक्ड स्टेट्स के अंदर किसने टॉप किया है, और अपनी जो यूटी है, यूनियन टेरिटरीज और सिटी स्टेट्स, मैंने ऐसे स्टेट्स जो शहर है पूरे, तो दिल्ली ने टॉप किया, गोवा नंबर 2 पे, जेएंडके नंबर 3 पे, चंडीगढ़ और पुडुचेरी उसके बाद आता है। तो इस तरह से ये बात है जो आपको यहाँ से जाननी चाहिए।
अब इसमें मुझे कोई और ख़ास नज़र नहीं आता कि आपको इसमें ज़्यादातर बातें पढ़नी चाहिए। इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। फ्रेमवर्क क्या है, अभी किस बेसिस पे करेंगे, तो पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, माने किस बेसिस पे आप किसी स्टेट को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रैंक दोगे, तो उसमें है पॉलिसी कि उस स्टेट की पॉलिसी क्या है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेके। दूसरी बात, जो बिजनेस इकोसिस्टम है, जैसे किसी भी स्टेट के अंदर जो बिजनेस का माहौल है वो कैसा है। ऐसा माना जाता है कि कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे जो गवर्नमेंट है वो फेल हुई है एक बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। मान लीजिए कोई पर्सन किसी एक स्टेट के अंदर बिजनेस स्टार्ट करे, उसको रात को फोन आए कितना पैसा आप हमें दीजिए, अदरवाइज हम आपका काम चलने नहीं देंगे, आपको तंग करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। ऐसी कुछ स्टेट्स हैं जहां पे ऐसी कॉल्स आती थी, विच मीन्स दैट कि वहां की गवर्नमेंट, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह का बिजनेस इकोसिस्टम क्रिएट नहीं कर पा रही है। तो स्वाभाविक है कि फिर उस नजरिए से उस स्टेट को कम पॉइंट मिलेगी। और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंसेस वगैरह कि कैसे परफॉर्म करना है, सारी बातें चल रहेंगी। अब इसमें और भी कई बातें कही हैं कि इंडेक्स आइडेंटिफाइज 3 मेजर चैलेंजेस टू इंडियाज एक्सपोर्ट प्रमोशंस। दीज आर इंट्रा एंड इंट्रा रीजनल डिफरेंसेस इन एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हर स्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। वीक ट्रेड सपोर्ट एंड ग्रोथ ओरिएंटेशन अक्रॉस स्टेट्स, लैक ऑफ R&D माने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो काफ़ी कम है। तो देखिए इसमें पॉलिसी को 20% उन्होंने देखा है, मतलब पॉइंट दिए हैं। जो बिजनेस इकोसिस्टम उसमें वो 40% की वेटेज रखी है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम की 20% वेटेज और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की 20% वेटेज है। अब मुझे लगता है कि एक HSP से UPSC प्रीलिम्स के लिए भी आपको ये जानना जरूरी है। यस, मेंस के पर्सपेक्टिव से ऐसा टॉपिक बने तो आपको फिर काफी बातें लिखनी है, वो बात की बात है। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, अब ये यहां से पॉइंट बनता है, इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया है। तो इंडिया ने इस साल जो है वो $400 बिलियन एक्सपोर्ट किया। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया ने जो है वो $400 बिलियन एक्सपोर्ट किया, विच इज हाईएस्ट टिल। What is this significant? The achievement of 400 billion in merchandise export represents growth of 21%। मैंने हमारे एक्सपोर्ट के अंदर 21% की ग्रोथ है। आप दो बातें यहां से रखो याद, एक कि $400 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ और एक्सपोर्ट के अंदर जो है वो 21% का जंप है। हम कंपेयर करेंगे इसको 2019 के कोविड-19 वाले ईयर के साथ। अब इसमें और भी कई बातें हैं जो मुझे लगता है कि आपको इसमें जानना चाहिए, वो इररिलेवेंट है। अब इसमें एक बात कही कि भी क्यों ऐसा है कि हमारा जो इंपोर्ट हुआ है वो इंपोर्ट जो इंक्रीज हो रहा है। While export have grown sharply, India's merchandise import have grown ever faster, reaching $500 billion, which means हमने इंडिया से बाहर भेजा कुछ $400 बिलियन का की गुड्स एंड सर्विसेज और इंपोर्ट कर लिए some $550 बिलियन की गुड्स एंड सर्विसेज, which shows that there is a current account deficit, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है दैट इज मोर देन आर एक्सपोर्ट। ये एक प्राइम रीजन है हमारी करेंसी रूबी के गिरने का। जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता है हमारे एक्सपोर्ट से, तो हमारी करेंसी जो है वो फॉल कर जाती है। तो ये बात यहां से है, तो मैं इसको अब मिटा देता हूं। नाउ इंडिया स्पेस इकोनॉमी, व्हाट इज स्पेस इकोनॉमी? किसी भी देश की इकोनॉमी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री इज एक्चुअली द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज की उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको बोलते हैं द GDP ऑफ एनी कंट्री। अब इंडियन स्पेस इकोनॉमी क्या माने, स्पेस के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या ये उसकी वैल्यू की बात हो रही है? A collaboration between two premier research and education institutions तिरुवनंतपुरम में उन्होंने इंडिया की स्पेस इकोनॉमी के ऊपर जो है वो एक रिसर्च की। देखिए बिगिनिंग से कहा गया है कि भाई स्पेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही लग्जूरियस है, क्योंकि जो देश गरीब हैं वो अपनी पॉवर्टी, रोड, इलेक्ट्रिसिटी पे पहले काम करते हैं और स्पेस को प्रायोरिटी वो बाद में देते हैं।
क्योंकि स्पेस पे रिसर्च करने से आपके देश की एक तो इंटरनेशनल पोजीशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंक्रीज होती है, और कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक वे से देखें तो स्पेस के अंदर डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारी कंट्रीज को प्रायोरिटी बेसिस पे ले रही हैं। बट इंडिया जैसी कंट्री ने इसरो को जब क्रिएट किया 1962 से इसकी बिगिनिंग हो जाती है, वैसे 1967 में इसका जो है रीनेमिंग किया गया था, बट डिपार्टमेंटल ऑफ साइंस क्रिएट कर दिए गए थे इसी पर्पज से कि रिसर्च करनी, इनोवेशन करनी है। बात अब यहाँ से आती है कि द एस्टिमेटेड साइज ऑफ इंडिया स्पेस इकोनॉमी एज पर परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज स्लिप्ड फ्रॉम 0.26% टू 0.91%। एग्जाम में आ सकता है यूपीएससी या एचएस के अंदर भी कि जो इंडिया का स्पेस इकोनॉमी का, स्पेस इकोनॉमी मीन्स कि स्पेस अंतरिक्ष के अंदर जो भी हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, जो भी रिसर्च करते हैं, जो भी उससे जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करते हैं, मान लीजिए उसकी वैल्यूएशन को हम कहेंगे उसकी इकोनॉमी। तो ये स्लिप हुई है, मीन्स डिक्रीज हुई है, और 0.19% ऑफ आवर जीडीपी। पर इंडिया जो है देखा जाए स्पेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा करता है। देखिए कंपेयर करें विद जीडीपी तो इंडिया स्पेंडिंग इज मोर देन दैट ऑफ चाइना, जर्मनी, इटली, जापान, बट लेस देन यूएस एंड रशिया। तो यूएस और रशिया आप जानते हैं कि बीच में पहले से ही एक तरह से खींचता नहीं रही है। देयर वर फाइट बिटवीन दीज टू नेशंस अबाउट हु एक्सप्लोर दी स्पेस फर्स्ट। तो आप जानते हैं कि स्पेस के अंदर यूएस और रशिया ने सबसे पहले ही अचीवमेंट दिखाई। तो ये बात यहाँ से, व्हाट इज स्पेस इकोनॉमी? द स्पेस इकोनॉमी इज डिफाइंड बाय ओईसीडी एज द फुल रेंज ऑफ एक्टिविटीज and use of resources that create the value and benefit to human being in the course of exploring, researching, understanding, managing and utilizing the space। तो ये आपके पास स्पेस इकोनॉमी है। अब इंडिया ने जो है अगर देखा जाए तो इस साल की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो aiming for the stars, just in last 3 years the number of startups in the space sector has increased from 11 in 2019 to 47 in 2021। इकोनॉमिक सर्वे बताता है ये। तो 2012 में ओनली 1 स्टार्टअप लॉन्च हुए। स्टार्टअप मीन्स बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। 13 में फोर्थ ईयर आप देखिए 2021 के अंदर जो है 47 पहुंच चुके हैं। मीन्स एलन मस्क ने जो 1999 के अंदर जब दुनिया के अंदर स्पेस को कोई प्राइवेट पर्सन एज आ प्रॉफिट नहीं देख पा रहा था, उस समय से उसने ये काम करना शुरू किया था। आप जानते हैं कि जो एलन मस्क है, टेस्ला के मालिक हैं, उनका अपना एक स्पेस लॉन्च सिस्टम है और काफ़ी सैटेलाइट जो है वो स्पेस एक्स जो उनकी अपनी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उसे वो लॉन्च करते हैं। और इंडिया में भी अब स्टार्टअप बन चुके हैं 47 जो स्पेस में काम करने जा रहे हैं, विच मीन्स दैट कि स्पेस अब एक नई अपॉर्चुनिटी है टू ग्रो इंडिया फॉर लार्जर एक्सटेंट। ये बातें इसमें खास नहीं, इसके अंदर आपको जानना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके अंदर। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, सॉरी, ओके, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है? बॉन्ड क्या होते हैं? ग्रीन क्या चीज है? सोवरेन। तो सोवरेन मीन्स देश के लिए, जिस पे देश की एडमिनिस्ट्रेशन का रूल होता है, देश के कानून उस पर अप्लाई होते हैं। ग्रीन का पर्पस ये है कि दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे। और बॉन्ड मीन्स आप जानते हैं एक तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, और जिसके जरिए मार्केट से पैसा उठाया जाता है, लोगों से पैसा उठाया जाता है, वो एक बॉन्ड है। और जो भी बॉन्ड कंपनी या कोई भी सरकार जारी करती है उसका पर्पस है कि बहुत ही कम ड्यूरेशन में पब्लिक से पैसा उठाना। इंडिया विल इशू एटलीस्ट 24,000 करोड़ मतलब $3.3 बिलियन के सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इंडिया जारी करने वाला है। किस पर्पस के लिए? ये बॉन्ड जारी करके इंडिया विल क्रिएट फंड्स फॉर एनवायरमेंटल एक्टिविटीज। माने हमने ऑलरेडी डेवलपमेंट करके एनवायरमेंट को काफी खराब किया है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए या फिर
एक ऐसी एक्टिविटी जिससे प्रदूषण ना पैदा होता हो, उस तरह की एक्टिविटीज के लिए जो है वो फंड्स मुहैया करवाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोयले से बिजली पैदा होती है और इस देश में 52% बिजली कोयले से पैदा होती है, 52%। इससे प्रदूषण क्रिएट हो रहा है, एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है। बट कोई सोलर से पैदा करे या विंड से पैदा करे या हाइड्रो से पैदा करे तो इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है। तो इस तरह की एक्टिविटीज के लिए कि भाई हमारे पास अगर ऑल्टरनेटिव है रिन्यूएबल और ग्रीन सोर्सेस वाले, तो हम इसके लिए फंड्स इकट्ठा करें। और कहीं ना कहीं जैसे इस एग्जांपल में देखें तो कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो हम कोयले के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको हम कम से कम करें ताकि एनवायरनमेंट सही हो जाए। ग्रीन बॉन्ड का, ग्रीन बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपए का बॉन्ड जारी हो रहा है और सपोज कोई कंपनी है उसको सेल कर रही है 9,000 के अंदर। तो सपोज मैंने बॉन्ड खरीदना है तो मुझे 9,000 रुपये पे करने और इसका मेच्योरिटी पीरियड अगर 1 साल का है तो 1 साल बाद मुझे मिलेगा 10,000 रुपये। तो मीन्स आई पे लेस, या उसको सस्ते में हम खरीदते हैं और मैच्योर होने पे जो उसकी फेस वैल्यू होती है, जैसे इसकी 10,000 रुपये है तो हमें वो मिलेगा। तो एक तरह की फिक्स इनकम है यहां से। और ये रेज मनी, मन पैसे को रेज करने के लिए की जाती है। और ग्रीन है तो मीन्स क्लाइमेट और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए किया जा रहा है। These bonds are typically assets linked and backed by the issuing entity। तो जो इश्यू करती है उसको ये बैक करते हैं, गवर्नमेंट है चाहे कोई प्राइवेट कंपनी है, they will back these bonds which mean they will pay the amount। Green bond may come with tax incentives। देखिए, इनकम को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों से पैसा जल्दी आए, इसके लिए सरकार ने टैक्स इंसेंटिव्स भी दी है। विच मीन्स अगर आप ये बॉन्ड परचेज करते हो तो आपको टैक्स में कई जगह रिलैक्सेशन भी मिलेगी। तो ये बात यहां से। आइए बात करें डिटेल के अंदर। तो ग्रीन बॉन्ड आर इशूड बाय कंपनीज। कंपनी भी इशू करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रीज भी करती हैं और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन भी इशू कर सकती हैं। तो ये 3 बातें इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ कोई देश की सरकार कर सकती है, नहीं। कंट्री कर सकती हैं, कंपनी कर सकती है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकती हैं इसको, ग्रीन बॉन्ड को जारी कर सकते हैं। और अब ये बात इसके अंदर जो है वो आ चुकी है। अब बेनिफिट्स की हम बात करते हैं। बेनिफिट्स क्या है इसके अंदर? इशूइंग Indian sovereign green bond could catalyze more Indian corporate green issuance, adding to the $1.86 trillion। इतने पैसे का टारगेट बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन बॉन्ड का। सोवरिन ग्रीन बॉन्ड हैव बीन इशूड विद एन एवरेज ऑफ टर्नओवर ऑफ 14 ईयर्स। में 14 साल तक का इसका जो है वो टर्नओवर होगा। इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 14 ईयर तक हो सकता है। और अभी तक अगर देखें तो जो बॉन्ड जारी किए गए एवर, उसका हाईएस्ट पीरियड रहा है 40, जो एक चाइल्ड की गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस किया था 2025 में। खैरी बात है इसमें, लॉन्गर मैच्योरिटीज कैन लोअर द बोरोइंग कॉस्ट ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स। मान लीजिए अगर आप 10,000 का बॉन्ड जारी कर रहे हैं और उसकी 9,000 रुपए की कीमत आपने रखी है, अगर आप लंबे समय के लिए लेते हैं तो क्या पता इसकी कीमत जो है वो 7,000 रुपये होता है ऐसे। तो ऐसे भी सस्ते मिलते हैं फिर ये बॉन्ड। वेल, आगे हम बात करें। और इसमें काफी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, बट मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पढ़ सकते हैं बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। राइजिंग ऑयल प्राइसेस एंड स्टैगफ्लेशन। ऑयल प्राइसेस राइज क्यों कर रहे हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। और स्टैगफ्लेशन क्या चीज होती है? आप जानते हैं कि विद द ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया बैंड बाय यूएसए और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर हमेशा से रहा है। तो जैसे ही आप जानते हैं कि जो यूक्रेन है, इसने नाटो को ज्वाइन करने का प्लान किया था। और नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सरदार कह लीजिए, जिसका मुखिया कह लीजिए, जो है यूएसए। नाटो को ज्वाइन करना मीन्स यूएसए की तरफ इंक्लाइंड हो जाना। जैसे ये बात मालूम चलती है रशिया को, तो रशिया जो है वो यूक्रेन पे अटैक कर देता है। क्योंकि अगर रशिया के आसपास के देश अगर
यूएस की अलाई बन जाते हैं तो स्वाभाविक है कि रशिया की जो सॉवरेनिटी को या उसकी सिक्योरिटी को फ्यूचर में खतरा हो सकता है, क्योंकि इनके बीच की तनातनी जो है रशिया और यूएसए की, इस कारण जो है यूक्रेन पिस रहा है, यूं कह लीजिए। तो जैसे ही रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, तो यूएस ने उसको बैन कर दिया, उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए, विच मीन्स रशिया से ऑयल नहीं खरीद सकते हैं वो देश जो यूएस पे एक हद तक डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया अगर रशिया से ऑयल लेना चाहता है नहीं ले पाएगा, क्योंकि यूएसए की सैंक्शन, अगर यूएस की सैंक्शन हम ब्रेक करके ऑयल लेंगे तो आप जानते हैं कि जब वो सैंक्शन हम पे अप्लाई होंगी तो फिर हम यूएसए से कुछ खरीद नहीं पाएंगे, ट्रेड नहीं कर पाएंगे, और हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेड है यूएसए के साथ। तो एक तरह का फाइनेंशियल प्रेशर डेवलप करना रशिया के ऊपर, ये है यूएस का पर्पस। तो अब आप यूरोप के अंदर भी, यूके के अंदर भी जो है रशिया से ऑयल लेने की बात कही जा रही है, सॉरी नहीं लेने की बात कही जा रही है। एंड दैट इज वाई जब सप्लाई कम हो जाएगी, आपने रशिया के ऊपर बैन लगा दिया और उसके ऑयल के ऊपर, तो स्वाभाविक है कि जो सप्लाई ऑयल की वो कम हो जाएगी, जिस कारण सप्लाई कम होती है तो जो राइज इन प्राइसेस है वो देखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ग्लोबल ऑयल मार्केट, द 3 लार्ज प्लेयर इन द ग्लोबल ऑयल मार्केट, सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है यूएसए, जो कि ग्लोबल मार्केट का 18% to 19% है, और रशिया करता है उसके बाद 12%, एंड सऊदी अरेबिया भी लमसम जो है 12% प्रोड्यूस करता है, तो ये नंबर 2 पे कह लीजिए इनको। टुगेदर दे प्रोड्यूस 45% ऑफ द ऑयल। देखिए अब यहाँ से इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट, रशिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। तो ये बात यहां से इज द मेन रीजन फॉर इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस, द मोस्ट इमीडिएट ट्रिगर फॉर द स्पाइक इन द डिसीजन बाय यूएसए टू बैन द परचेज ऑफ रशियन ऑयल। इसका सप्लाई मार्केट में कम हो गई है। रशिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, एंड इफ ऑयल इज केप्ट आउट ऑफ द मार्केट बिकॉज सेक्शन, तो ऑब्वियसली उसके प्राइस है वो इंक्रीज कर जाएंगे। ये तो बेसिक रूल है इकोनॉमिक्स का कि सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे उसके। इंडिया की हम बात करें, हाउ विल इंडिया बी अफेक्टेड बाय दिस राइजिंग ऑयल प्राइसेस? व्हाइल इंडिया इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट, मैंने यूक्रेन और सारा मामला इसमें इंडिया कहीं इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी इंडिया को काफी से अफेक्ट पड़ेगा बिकॉज ऑफ यूएसए के सैंक्शन से, क्योंकि इंडिया अपने ऑयल का 84% जो है वो इंपोर्ट करता है, बाहर से लाता है, सिर्फ 16% ही हम खुद डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं, जिस कारण हमारा ज्यादातर ऑयल बाहर से आएगा, और ऑयल के अगर प्राइस बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे देश में महंगाई बढ़ जाएगी और करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा, क्योंकि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, और अब इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा तो ये भी सी या डी भी बढ़ जाएगा और हमारी करेंसी गिरेगी, ये ऑब्वियस सी बात है। Rise in crude prices will lead to increase in price of petrol, diesel, and government doesn't cut its taxes. If government अगर taxes कट करती है तो government को जो पैसा मिलता है टैक्स का वो कम हो जाएगा, तो government भी टैक्स कम करना नहीं चाहती, इस कारण प्राइस काफी बढ़ चुके हैं। Higher petrol, diesel prices will further increase inflation. अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेली यूजेबल गुड्स एंड सर्विसेज, जी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ट्रक से होती है, रोड से होती है, और डीजल पे चलते हैं, डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो स्वाभाविक है कि हर चीज महंगी हो जाएगी। अब देखिए इसमें कहा गया कि 10% इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइस रेज द होलसेल इन्फ्लेशन बाय 0.9% एंड रिटेल इन्फ्लेशन बाय 0.5%। रिटेल में जो खुले में सामान मिलता है वो 0.5% महंगा हो जाएगा, और जो होलसेल में चीजें मिलती है वो 0.9% महंगी हो जाएगी। हायर इन्फ्लेशन वुड रॉब इंडियंस ऑफ द परचेजिंग पावर। वैसी बात है, व्हाट इज परचेजिंग पावर? किसी व्यक्ति के खरीदने की क्षमता। तो किसी व्यक्ति के खरीदने की क्षमता को हम कहते हैं परचेजिंग पावर, और कहीं ना कहीं अगर महंगाई होती है तो परचेजिंग पावर जो है वो लोगों की कम हो जाएगी। प्राइवेट कंज्यूमर डिमांड द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ ग्रोथ इन इंडिया। हमारे देश में ज्यादातर जो ग्रोथ आती है इकोनॉमी को वो प्राइवेट प्लेयर से आती है, मतलब हमारे और आपके खरीदने से आती चीजें, और ये 55% ऑफ इंडिया टोटल जीडीपी का हिस्सा है। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। अब सप्लाई फ्रॉम कंट्रीज सच एज वेनेजुएला एंड ईरान,
वेनेजुएला और ईरान के ऊपर भी प्रतिबंध हैं। वेनेजुएला हैज अ हाईएस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट ऑयल रिजर्व, मैंने सबसे ज्यादा दुनिया में तेल है किसके पास? वेनेजुएला के पास। बस सबसे अधिक प्रोड्यूस कौन कर रहा है? यूएसए। ये क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है ज्यादा ऑयल जबकि इसके पास सबसे अधिक ऑयल के रिजर्व? रीजन ये है कि कंट्री की जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एपरेटस है वो डिस रुपए मैंने बुरी हालत में है और गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट है वहां पे। वेनेजुएला में जिस तरह से इन्फ्लेशन पीछे आपने देखा, महंगाई एक तरह से बहुत बढ़ गई थी और उस देश में हाहाकार मच गई थी। तो वो देश है वो इल मैनेज है, जिस कारण जो उनके पास रिसोर्सेज हैं ऑयल निकालने के वो प्रॉपर नहीं है। थर्ड बात देखिए कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज आर इन डेट, ज्यादा कर्जे में है और मोस्ट डोंट इवन हैव गुड क्वालिटी ड्रिलिंग इक्विपमेंट। तो कईयों के पास अच्छे ड्रिलिंग इक्विपमेंट भी नहीं है, ड्रिल करते हैं ना उसके तो फिर वहां से ऑयल निकालते हैं अर्थ से। ईरान विल नॉट इंक्रीज आउटपुट अनलेस इट गेट्स द न्यूक्लियर डील विद यूएसए। यूएस के भी सैंक्शन लगे हैं ईरान के ऊपर एक न्यूक्लियर डील को लेके, तो वहां से भी ऑयल नहीं आ पा रहा, इस कारण ऑयल की सप्लाई कम है मार्केट में। प्रोडक्शन कैन बी स्केल्ड अप बट इट विल टेक टाइम, मनी एंड एफर्ट। ऑब्वियसली हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है तो ऑब्वियसली है कि हमें कहीं कहीं टाइम चाहिए, बहुत पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए और एफर्ट चाहिए उसके लिए। तो ये बात यहाँ से हमने जानी थोड़ी बहुत। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन क्या चीज होती है? तो स्टैगफ्लेशन की हम बात करें, स्टैगफ्लेशन इन एन इकोनॉमी the phenomenon marked by the combination of recession and high inflation। जब देश में मंदी भी हो और महंगाई भी हो जाए, मंदी भी और महंगाई भी, जब देश में मंदी भी हो और महंगाई भी हो, इसका जो कॉम्बिनेशन हम कहते हैं इसको स्टैगफ्लेशन। When economy of GDP gross domestic product is growing at slow rate even as inflation is rising। तो महंगाई बढ़ रही है और मंदी है मार्केट में क्योंकि जो जीडीपी हमारी वो स्लोली इंक्रीज कर रही है, बहुत ही स्लोली। 1970 तक ऐसा बिलीव था कि स्टैगफ्लेशन वाज बिलीव्ड टू बी क्वाइट इम्प्रोबेबल सिनेरियो एज स्लोइंग इकोनॉमी यूजुअली प्रिवेंट्स हाई इन्फ्लेशन बाय क्वेलिंग डिमांड। अब जानते जब मंदी होती है तो मंदी में क्या होता है? मंदी होती है तो विच मींस कंज्यूमर नहीं आ रहा है, खरीदार मार्केट में नहीं आ रहा है। तो जब खरीदार नहीं आ रहा है तो मीन्स डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिमांड कम होती है तो महंगाई भी कम हो जाती है। बट ये कैसा सिनेरियो है कि जहां पे मंदी भी है और महंगाई भी हो रही है। तो आपको बता दूं कि 1973 के बाद ये तरह का माहौल बदला था, क्योंकि जब हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर जब ग्लोबल वर्ल्ड हो चुका है तो उसमें आपका देश मंदी सफर कर रहा है, उसके बाद भी आप पाएंगे कि वहां महंगाई हो रखी हुई है। फॉर इंस्टेंस इन ईयर 1973 ड्यूरिंग द ऑयल शॉक ग्लोबल इकोनॉमी विटनेस शार्प सेटबैक्स ऑन द बैक ऑफ spiraling oil prices. This led to the inflation. In short कहने का मतलब ये है कि ग्लोबलाइज वर्ल्ड विच मीन्स आज की डेट में हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो लोकली मेड 100% नहीं है। 30, 40, 50, 60, 70 कोई परसेंटेज में हम देखें तो बाहर से मंगवाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब किसी देश की इकोनॉमी या किसी देश की महंगाई किसी देश तक सीमित नहीं है, अभी इंटरनेशनली जो है वो अफेक्ट होती है। ये बात आप जान जाइए। तो भारत देश की जो महंगाई है वो ये नहीं कि हमारे देश के अंदर के ही फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो रही है, वो इंटरनेशनल फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस हो रही है। तो अब हम आगे बात करें इसके अंदर कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इट रेफर टू द कंसिस्टेंट and substantial rise in the prices of goods and services in an economy over some time। एक समय के अंदर जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो बढ़ते हैं, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई कहते हैं। इसका ऑपोजिट क्या होता है? डिफ्लेशन। इट रेफर्स टू कंसिस्टेंट एंड सब्सटेंशियल फॉल इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब महंगाई होती है तो कंज्यूमर सफर करता है, और जब डिफ्लेशन मींस प्राइस गिरते हैं तो जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो पैदा करते हैं, वो सफर करते हैं। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में जो है काफी बातें कही गई हुई हैं।
एंड इसके अंदर 2-4 बातें मेंशन की गई हैं। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट नहीं है करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से। जैसे आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाला स्ट्रेंथिंग वाला इतना कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं था मेरे ख्याल से। तो अब हम नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसमें कोई क्वालिटी नहीं नजर आई थी मुझे। ये यूपीआई 123 पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो यूपीआई 123 पे क्या चीज है? यूपीआई 123 पे रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड न्यू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, द पेमेंट सोल्यूशन फॉर फीचर फोन्स। अब फीचर फोन माने जो बटन वाले फोन है वहां से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। स्मार्टफोन वालों के पास बड़ी अच्छी फैसिलिटी आई कि आप अपने फोन से ही किसी को भी किसी भी समय ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जिस कारण जो एक तरह की अफरा तफरी थी कि आपने कहीं पेमेंट करनी है, आपको वहां फिजिकली जाना है कैश लेके या चेक देके, तो ये बड़ा ही हेक्टिक काम था। ऑनलाइन वे से बहुत ही इजीली किसी भी समय आप पेमेंट कर पाते हैं और बहुत ही सिक्योर सिस्टम है ये। अब यूपीआई जो है वो पेमेंट कर पाएंगे आप अपने फीचर फोन से भी। देखिए हमारे देश में देखा जाए, न्यू यूपीआई बेस्ड सर्विसेज इज डिजाइन्ड टू ब्रिंग द डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म क्लोजर टू सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फीचर फोन्स। हमारे देश में 40 करोड़ फीचर फोन है, बटन वाले फोन है, अर्थात ये वो लोग हैं जो टच वाले फोन स्मार्टफोन को यूज नहीं कर पाते हैं, तो ये बटन वाले फोन को इस्तेमाल करते हैं, फीचर फोन को। तो फीचर फोन वाली जो पॉपुलेशन है वो इस तरह की यूपीआई फैसिलिटी से महरूम थी, वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रही थी। बट अब एक और फैसिलिटी आ चुकी है यूपीआई 123 पे, अभी फीचर फोन भी पेमेंट कर पाएंगे ऑनलाइन वे से। द न्यू यूपीआई पेमेंट सिस्टम ऑफर यूजर फ्रॉम 4 ऑप्शंस टू मेक पेमेंट। 4 ऑप्शन है पेमेंट करने के। एक इंटरेक्टिव वॉइस इंटरफेस, कुछ नंबर मिलेगा, आपने वहां कॉल करनी है और आईवीआर से एक, आप जानते हैं कंप्यूटर से एक कॉल जनरेट होती है कि ये दबाइए, अब ये दबाइए, अगर पेमेंट करनी है तो ये बटन दबाइए, अब 4 दबाइए, अब 5 दबाइए। यूं भी आप जब कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो कस्टमर केयर को कॉल करते हुए आप कुछ आईवीआर एक कॉल जनरेट वहां से होती है और आपको उसके जो कहते हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं वहां से वो इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी पड़ती है ना। ऐप बेस्ड फंक्शनैलिटी, मिस्ड कॉल फैसिलिटी और प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट। तो 4 तरह से आप फीचर फोन से पेमेंट कर सकते हैं। There are 4 ways। तो आईवीआर की हम पहले बात कर लेते हैं। आईवीआर फैसिलिटी की हम पहले बात कर लेते हैं। इसमें हो क्या, यूजिंग आईवीआर ऑप्शन यूजर वुड बी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ सिक्योर्ड कॉल फ्रॉम देयर फीचर फोन टू प्री डिटर्मिन्ड आईवीआर। एक नंबर होगा, उस पर आपने कॉल मारनी है। User dial the IVR number from the phone. As the user proceed on the call, profile is created for the first time user. माने अगर आपने कॉल की और आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया, यूपीआई आपने यूज नहीं किया है, तो आपका अकाउंट वहां बन जाएगा। यूजर मेंशन दी बैंक नेम एंड फॉर लिस्ट अकाउंट एक्टिविटी। मैंने आपको एक अपना अकाउंट लिंक करना है तो आप अपना अकाउंट की इंफॉर्मेशन देंगे वहां पे। फिर आपके लिए यूपीआई आईडी जनरेट होगी जैसे इस तरह से mobile.voice@ps। यूजर इज देन आस्क्ड टू सेट यूपीआई पिन इफ नॉट सेट अर्लियर बाय एंटरिंग डेबिट कार्ड डिटेल्स एंड ओटीपी रिसीव्ड। तो डेबिट कार्ड की आप डिटेल वहां डालोगे और ओटीपी आपको फिर वहां से मिलेगा और इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। यूजर इज आस्क्ड टू क्रिएट यूपीआई नंबर, आप फिर उसमें यूपीआई नंबर क्रिएट करेंगे और इस तरह से आप रेडी हो जाएंगे पेमेंट करने के लिए। तो आईवीआर से आपने एक नंबर टाइप किया और कॉल कर दिया। इसमें हो क्या कि यूजर कॉल करेगा तो मेन मेन्यू में अंदर जो इसका सॉफ्टवेयर है वो कैसे फंक्शन करता है, इसमें ऑप्शन आएंगे कि मनी ट्रांसफर के लिए 1 दबाइए, बैलेंस चेक करने के लिए 2 दबाइए, मोबाइल फोन रिचार्ज करने के लिए 3 दबाइए, एनईटीसी रिचार्ज जैसे कि जो आपका फास्टैग का रिचार्ज है, इस तरह के रिचार्ज के लिए 4 दबाइए। सेटिंग का आएगा फिर इस तरह से प्रेस 1, प्रेस 2, प्रेस 3, प्रेस 4, प्रेस 5 जब आप करेंगे तो यूजर अगर रजिस्टर्ड है तो आगे चल पड़ेगा काम, नहीं तो फिर कहेगा आप रजिस्ट्रेशन पहले कर दीजिए। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो फिर बोलेगा इफ प्रेस 1 तो मनी ट्रांसफर जो है होना स्टार्ट हो जाएगा।
2 प्रेस करेंगे तो रिचार्ज हो जाएगा। 3 पे बिल पेमेंट कर सकते हैं, फोन के बिल, बिजली के बिल। 4 प्रेस पे जो है एनईटीसी रिचार्ज, चूंकि मैंने पहले बोल दिया कि जो ये फास्टैग वाले रिचार्ज हैं। 5 प्रेस किया तो सेटिंग वाला काम हो जाएगा आपका। तो इस तरह से ये फैसिलिटी IBI की है। अब हम बात करें, जैसे हमने ऊपर देखा था कि IBI के बाद जो है ऐप बेस्ड फैसिलिटी जो है, फंक्शनैलिटी जो हम देखेंगे, इसमें क्या होगा कि एंटर योर पोस्टल पिन कोड। आपने ना पोस्टल पिन कोड डालना है। फिर क्या होगा, आपको लैंग्वेज प्रेफर करने के लिए कहा जाएगा। फिर अपना नाम देंगे आप वहां पे, बैंक नेम की आप बात करेंगे अपने, एंटर 6 डिजिट डेबिट कार्ड नंबर वो आप डालेंगे। फिर एंटर डेबिट कार्ड एक्सपायरी मंथ और ईयर वगैरह, एंटर 16 डिजिट डेबिट कार्ड नंबर, सॉरी, एंटर द डेबिट कार्ड पिन, एंटर द बैंक OTP जो आपको आएगा, और एंटर न्यू UPI पिन और UPI पिन कंफर्म कर दीजिए। इस तरह से आपका पेमेंट चालू हो जाएगा। डन। फिर इसी से होगा क्या कि जो मर्चेंट है, जैसे आप किसी शॉप पे गए हुए हैं तो आपको कहेंगे कि वो मोबाइल फोन नंबर जनरेट करेंगे वहां से, एंड आपने उस पर फिर मिस्ड कॉल देनी है उस व्यक्ति के नंबर पे। फिर जो है कस्टमर रिसीव्स इनकमिंग कॉल, उसको इनकमिंग कॉल आएगी, एंड इनकमिंग कॉल आने के बाद जो है कस्टमर अपनी UPI पिन एंटर करेगा, और जिस तरह से मर्चेंट ने जितनी पेमेंट आस्क की होगी, मांगी होगी, उतनी पेमेंट जो हो जाएगी। इस तरह से फीचर फोन से भी पेमेंट होना चालू हो जाएगा। जो स्मार्टफोन कर रहा था, जो स्मार्टफोन फैसिलिटी दे रहा था, वही फीचर फोन अब फैसिलिटी दे पाएगा। व्हाट इज UPI की हम बात करें, UPI इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक सिस्टम है, जिस तरह से एक सिस्टम के जरिए UPI एक सिस्टम है, इसने काफी बैंक्स को आपस में इंटरलिंक कर दिया। जैसे मान लीजिए अगर मेरा अकाउंट है PNB का और मुझे पेमेंट करनी है सपोज SBI बैंक के किसी अकाउंट होल्डर को, और मैं हूं PNB अकाउंट होल्डर, तो किसी भी बैंक से आप किसी बैंक को मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सारे बैंक को आपस में इंटरलिंक कर दिया था, ताकि जो है वो इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन बहुत इजीली हो सके। ये बात यहाँ पे, व्हाट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये वही है जिसने इसको क्रिएट किया है। UPI को क्रिएट किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। इट इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट। इस देश में जो रिटेल पेमेंट होती है, रिटेल वाली, वो ये डील करता है और सेटल भी करता है उसको। ये इनिशिएटिव था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन का मिलकर इनिशिएटिव था। 2007 में एक कानून पास हुआ, एक लॉ पास हुआ, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, और 2008 से NPCI ने काम करना स्टार्ट कर दिया था। राइट, ये बात है। इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ये प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई गई हुई है। जैसे कई बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB और NHPC, NTPC सरकारी कंपनीज हैं, उनका पर्पज है ऑब्वियसली प्रॉफिट है, पैसा कमाना। पर ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, और ये सेक्शन 25 ऑफ कंपनी एक्ट 1956 या उसको अमेंड किया गया है 2013 में, उसके सेक्शन 8 वाली कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट। तो कई बार एग्जाम के अंदर आता है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती हैं वो दीज आर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑफ 2003, उसके अंदर सेक्शन 8 याद रखिएगा। और एक्ट बना है 2013 का, जो अमेंडमेंट है एक्चुअली 1956 वाले लॉ की अमेंडमेंट है। 10 कोर प्रमोटर बैंक आर, माने कौन है प्रमोटर बैंक जिन्होंने जो है UPI को चलाया हुआ है या NPCI को चलाया हुआ है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे सरकारी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, और प्राइवेट बैंक ICICI, HDFC, सिटी बैंक, HSBC, ये प्राइवेट बैंक भी इन सबका मिला जुला है। In 2016, the shareholding was brought based to 56 member bank. 56 member बैंक का शेयर होल्डर है इसके अंदर, मैंने शेयर होल्डिंग करते हैं या इसके अंदर जो है वो स्टॉकर, स्टेक होल्डर है। आगे हम बात करें PM गति शक्ति मास्टर प्लान। तो PM गति शक्ति मास्टर प्लान क्या है? इसका पर्पस है कि देश के अंदर जो डेवलपमेंट है उसको गति दी जाए।
गति मीन्स थोड़ी स्पीड दी जाए उसको, जो डेवलपमेंट वर्क है हमारे। आप जानते हैं हमारे देश में डिफरेंट मिनिस्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, जिस कारण जो है वो डेवलपमेंट एक्टिविटी काफ़ी स्लो रहती है। अगर सभी मंत्रालय आपस में जो है वो एक तरह से जॉइंटली एक काम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो डेवलपमेंट के जो वर्क हैं जल्दी हो पाएंगे। क्या पर्पज है इसका? अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, पीएम गति शक्ति जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग रेलवेज एंड रोडवेज टुगेदर फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी। तो जो हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्पीड अप करने के लिए काम किया जा रहा है। The multi-modal connectivity will provide integrated and seamless connectivity for movement of people, goods and services from one mode of transport to the other. ये बात यहाँ से आगे बात करें तो अब इसमें मुझे कोई प्रीलिम्स वाली बात लगी नहीं, इसके अंदर प्रीलिम्स की बात लगी नहीं इसमें। अब राइज इन जीएसटी रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। जीएसटी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है, वो इंक्रीज हुआ है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो जानते हैं कि एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, उसमें 26% का जंप देखा गया है। अगर हम उसको प्री पैंडेमिक जो टाइम था उससे कंपेयर करें, 2019 से कंपेयर करें तो आज जो है वो 26% इसमें इंप्रूवमेंट देखी गई है। तो जीएसटी जो कवरेज है वो है 1,73,026 करोड़ रुपए की मंथली की, फरवरी मंथ की एक मंथ की कलेक्शन इतनी है। रेवेन्यू फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ गुड्स वर 38% हायर, इंपोर्ट से 38% ज्यादा मिला है। रेवेन्यू फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वर 12% हायर। The GST compensation cess collection crossed 10,000 crore in a month for first time. कई स्टेट्स को डिसएडवांटेज है इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी से, तो उनको कंपनसेट करने के लिए जो है सरकार ने कंपनसेशन सेस लगाया हुआ है जो 10,000 की कलेक्शन है। दैट द जीएसटी कलेक्शन एक्सीडेड 1.33 लाख करोड़ डिस्पाइट चैलेंजिंग पैंडेमिक सिचुएशन इन जनवरी में भी आप जानते हैं कि एक महीना जो है दिक्कत रहेगी, फिर भी जो है वो फरवरी के महीने में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देखा गया जीएसटी के अंदर। आइए बात करें इसमें, while an overall basis the collection are 18% higher than the same period last year, there is significant divergence among the states। मैंने कुछ स्टेट्स ने बढ़िया परफॉर्म किया, कुछ ने खराब परफॉर्म किया, कुछ ने सिर्फ 2% की ग्रोथ देखी है और कुछ ने 23% तक की ग्रोथ पाई है इसके अंदर। तो जो मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। दिस इज नाउ महाराष्ट्र और कर्नाटका का रिकॉर्ड 21% ग्रोथ है रेवेन्यू का, जीएसटी रेवेन्यू का। 5% रहा तमिलनाडु का, 8% रहा गुजरात का। ओडिशा ने 23% ग्रोथ देखी जीएसटी रेवेन्यू के अंदर। वैसे ओडिशा एक पुअर स्टेट में आती है मगर ग्रोथ उसने अच्छी दिखाई है इस बार। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने विटनेस किया ग्रोथ ऑफ 13% एंड 19% रिस्पेक्टिवली। जो उत्तर प्रदेश उसका जो उसने रिकॉर्ड की 9% ग्रोथ और पंजाब में जो है वो 14% है। वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही, सिर्फ 2% उन्होंने जो है जीएसटी में ग्रोथ दिखाई है। चलिए ये हो चुका हमारे पास, अभी कुछ खास नहीं। यहां से बात करते हैं, व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की हम बात करें, ये एक इसकी फुल फॉर्म ये है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, विच मीन्स ये टैक्स हम सरकार को डायरेक्टली जमा नहीं करते। व्हाइल बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हुए इसकी पेमेंट कर दिया करते हैं इनडायरेक्टली। जैसे मान लीजिए मैंने दुकान से सभी टच पेन खरीदा 500 रुपये का, तो 500 रुपये में जीएसटी इंक्लूडिंग था या टैक्स इंक्लूडिंग था। तो कहीं ना कहीं मैंने पे किया शॉपकीपर को, उसने जहां से लाया उसने उसको पे किया, उसने आगे पे किया, इस तरह से टैक्स गवर्नमेंट को चला गया हुआ ऑलरेडी उसका। तो वी पे इनडायरेक्टली द टैक्सेस एंड जीएसटी वही वाला टैक्स है। जीएसटी जो है एज अ लॉ पास हुआ 29 मार्च 2017 को और इसको इफेक्टिवली अप्लाई किया गया 1 जुलाई 2017 को।
एग्जाम में आता है कि जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन विच डेट, द 1 जुलाई 2017। इट इज लिवाइड मींस लगाया जाता है ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ इन इंडिया, हम इसको ऐसा भी बोल देते हैं। अब जीएसटी एक सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स है हमारे देश का, और जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सबको हटा के जीएसटी बनाया गया होगा। CGST मींस सेंट्रल जीएसटी। इट इज अ टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा-स्टेट सेल। स्टेट्स के बीच में जो सेल होती है, मान लो कोई सामान दिल्ली से गया पंजाब या पंजाब से गया हरियाणा, तो ये इंटर स्टेट जो है ट्रांजैक्शन, इसके लिए जो पड़ता है जीएसटी है, सॉरी दैट इज सेंट्रल जीएसटी, सॉरी इंट्रा स्टेट माने स्टेट के अंदर, सॉरी स्टेट के अंदर सेंट्रल जीएसटी, तो IGST हो जाएगा वहां पे। अब है स्टेट जीएसटी, टैक्स कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इंटर स्टेट सेल, माने स्टेट के अंदर जो सेल होती है, एक होगा टैक्स स्टेट का, एक होगा सेंटर का, तो CGST और सेंटर, सॉरी CGST में सेंट्रल जीएसटी और SGST माने स्टेट जीएसटी। अब है इंटर स्टेट जीएसटी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जो आदान प्रदान होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके लिए लगेगा टैक्स, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट जीएसटी। सो फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट महाराष्ट्र से जाता है तमिलनाडु में, तो उस पर पड़ेगा टैक्स। आगे हम डिस्कस करें तो अब ये चीजें हमने काफी बार पढ़ी हुई हैं कि वैट, लग्जरी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, सारी एंटरटेनमेंट टैक्स, सारा ये सब मर्ज करके बनाया गया है जीएसटी। इन सबको मर्ज करके जीएसटी बनाया गया हुआ, तो कोई नई बात नहीं है ये। एडवांटेज क्या है जीएसटी? जीएसटी ने कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस को रिमूव कर दी। कैस्केडिंग मींस एक टैक्स पे दूसरा टैक्स। आप जानते हैं कि स्टेट से दूसरी स्टेट में जब कोई प्रोडक्ट जाता है तो कई तरह के टैक्सेस को फेस करता है। मतलब कोई प्रोडक्ट जो है वो बना हरियाणा के अंदर और गया वो तमिलनाडु तक, तो वहां तक जाते जाते हर एक स्टेट में उसने सफर किया होगा, यहाँ गए फिर वहां गए फिर वहां गया, तो हर एक स्टेट का उसके ऊपर टैक्स पड़ता गया और वहां तक पहुंचते पहुंचते प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाएगा। इसलिए जो चीज थी यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जो कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल केरल में ज्यादातर पैदा होता है और वहां के लोग उसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट अपर हिमाचल या अपर जो हिमालय एरिया है वहां पे कोकोनट ऑयल काफी महंगा है। तो कोकोनट ऑयल जो है वो वहां सस्ता, यहाँ महंगा क्यों? जीएसटी से पहले तो रीजन ये था कि भाई वहां से यहाँ आते आते वो कई स्टेट्स से गो थ्रू होगा और यहाँ एक उसके हाई प्राइसेस पहुंच जाएंगे, एक तरह की अंडरस्टैंडिंग थी। दूसरी बात यह है कि जीएसटी का आने से भी महंगा क्यों है, तो गवर्नमेंट ने जो है ये जो कोकोनट ऑयल है इस पे हाई टैक्स रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट मानती है कि ये एक लग्जूरियस प्रोडक्ट है। कि आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया केरल ऐसी स्टेट को छोड़ के बाकी कोई भी कुकिंग ऑयल के लिए यूज नहीं करता कोकोनट को, तो इसलिए जो है वो उसमें बाल बाल के लिए करते हैं, लगाने के लिए। कंपनसेशन ऑफ स्मॉल स्कीम बिजनेसेस, जिनका स्मॉल बिजनेस है उनको कंपनसेट किया गया, इसके लिए कम टैक्स उनसे लिए गए हुआ है। कंप्लायंस बहुत इजी है, एफिशिएंसी काफी इंप्रूव हुई है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी रेगुलेट किया गया इसके थ्रू। डिफाइंड ट्रीटमेंट ऑफ ई कॉमर्स सेक्टर, जो ई कॉमर्स में काम करते हैं उनको भी इससे काफी फायदा पहुंचा है। ये गवर्नमेंट को भी इजी रहा है काम करना इनके साथ। सिंपल एंड इजी ऑनलाइन प्रोसीजर, ऑनलाइन भी से आप टैक्स पे कर सकते हैं, तो बहुत इजी है। हायर थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ये भी एक अच्छी फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, हायर थ्रेशोल्ड है इसके अंदर। तो वेल ये कुछ बातें जो आपको जाननी चाहिए थी। अब खैर काफी इश्यूज फेस किए जीएसटी इंप्लीमेंट करने के बाद कुछ लोगों ने, और वही बात है कि हम इसमें फिलहाल नहीं जाएं क्योंकि ये जो है वो इंपॉर्टेंट इशू नहीं है। इंपॉर्टेंट है जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल जो है हम उसकी बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी काउंसिल बनाई है किस पर्पस के लिए? इसको बनाया गया है कि अगर आपने मॉडिफाई करना है जीएसटी को या रेगुलेट करना है, उसमें कुछ बदलाव करना है, तो ये काउंसिल सारा वो चेंज कर सकती है। जीएसटी काउंसिल विल मेक रिकमेंडेशन ऑन जीएसटी शैल इंक्लूड टैक्सेस, सेस एंड सरचार्जेस, इसके ऊपर जीएसटी काउंसिल लेगी फैसला। गुड्स एंड सर्विसेज विच पॉसिबली विल बी सब्जेक्ट टू, माने
कौन सी गुड्स को कितने टैक्स रेट में रखना है, उस पर लगेगा 5% या लगेगा 12% या लगेगा 18%, 28%, तो कौन कौन से प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में रखना है, ये है। जीएसटी लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवाई, अपोर्शनेट जीएसटी, आईजीएसटी, प्रिंसिपल्स एसोसिएटेड विथ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो डिफरेंट प्लेस ऑफ सप्लाई जहां से चीज आती है और जहां वो पहुंचती है, वहां जो कैस्केडिंग इफेक्ट था उसको रिमूव करने की यहां बात हो रही है। तो ये बात यहां से थी। कॉम्पोजिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो जीएसटी काउंसिल के अंदर मेनली जो है वो इसके चेयरपर्सन जो होंगे, दैट इज द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इसके चेयरमैन होंगे। और इसके जो मेंबर हैं वो है यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ, सॉरी, जो स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, जैसे काउंसिल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ओके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, रेवेन्यू एंड फाइनेंस मेंबर्स, फाइनेंस एंड टैक्सेशन एंड एनी अदर मिनिस्टर ऑफ ई स्टेट्स और मेंबर, और रेवेन्यू सेक्रेटरी होंगे और चेयरमैन होंगे सीपीएस। तो ये बात यहाँ से साफ होती है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे मेरी नजर में जहां हमें कुछ बातें जाननी चाहिए थी। कुछ 10-20 पॉइंट्स आप उनको शॉर्ट में बनाइए और इनको आप कवर करिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उनके ऊपर काफी बात आगे कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि कोई टॉपिक आप इकोनॉमिक्स का, हम उसके ऊपर बहुत डेप्थ में जाएंगे, तो जिन स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है या उनको कम आइडिया है, वो क्या फिर यहाँ से फायदा उठाएंगे। तो इस मीन्स उनको नॉलेज नहीं भी है, फिर भी कुछ एक पॉइंट को वो याद कर लें, क्रैम कर लें। इनकी एचएस या पीसीएस के अंदर इकोनॉमिक्स उतने हाई लेवल पे पूछी नहीं जाती है, तो आप फिर जिन बातों को जस्ट क्रैम करके भेज है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन लगा सकते हैं। और मैंने उतना ही बात कहने की कोशिश की जितने की एक पर्सन जो है शायद समझ पाएगा इसको। तो हम आगे बढ़ेंगे, कल इसके ऊपर एक और सेशन करेंगे। लाइक आवर वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और कोई भी डाउट आप हमें बीच में कमेंट करते रहिए, पूछते रहिए। धन्यवाद।